नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों डेट ऑफ मैच्योरिटी या ड्यू डेट या डेज ऑफ ग्रेस डेज ऑफ ग्रेस। मेरे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, आपको चेक का क्लियरिंग मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया था। चेक्स कैसे क्लियर होते हैं। आप मुझे फीस का चेक देते हैं, आपका अकाउंट मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा में है, मेरा अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है। आपने मुझे आज चेक दिया, चेक मैं कल जाके बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा। मेरे बैंक से आरबीआई की क्लियरिंग के थ्रू बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसे रिड्यूस होके आरबीआई में डिपॉजिट होके पैसा घूम के आईसीआईसीआई बैंक में आएगा। जनरली इस प्रोसेस में 2 to 3 डेज लग जाते हैं। आप बताइए हाँ या ना। रियलिटी में चेक के क्लियरिंग मैकेनिज्म में 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है। कई बार ये ड्यूरेशन कम हो जाती है, 1 से 2 दिन भी हो जाती है, और कई बार ये ड्यूरेशन बढ़ भी जाती है, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन भी हो जाती है। अगर आउट स्टेशन के चेक्स होते हैं और अगर वो सीटेट के मतलब सीटी क्लियर नहीं चेक होते तो उसमें 15 दिन, 1 महीने की भी क्लियरिंग पहुंच जाती है। जनरली 3 दिन में क्लियरिंग हो जाती है। अब जब चेक में क्लियरिंग मैकेनिज्म 3 डेज का गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है, क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी क्या डेज एक्स्ट्रा मिलते हैं पेमेंट करने के लिए? हाँ बच्चों, देयर विल बी अ कंसेप्ट ऑफ 3 डेज ऑफ ग्रेस। 3 डेज अलाउ किए जाएंगे किसको? बायर को पेमेंट करने के लिए। किस दिन में? जो उस बिल की ड्यू डेट आ रही होगी, उस ड्यू डेट में वो 3 डेज ऐड कर दिए जाएंगे तो उसकी फाइनल ड्यू डेट निकलती है। उस फाइनल ड्यू डेट को डेट ऑफ मैच्योरिटी कहते हैं। समझ नहीं आया बच्चों? आओ दोबारा समझते हैं। मान लीजिए ए ने बी के ऊपर बिल बनाया। ए के लिए बीआर है, बी के लिए बिल्स पेबल बीपी है। डेट जिस दिन बिल बनाया गया था ऑन 1 जनवरी 2020 को। बिल की ड्यूरेशन थी मेरे बच्चों 4 मंथ्स। तो अब हमें इसकी क्या निकालनी है? डेट ऑफ मैच्योरिटी निकालनी है। कैसे निकलेगी डेट ऑफ मैच्योरिटी? बेटा 1 जनवरी के बिल में 1 महीना काउंट करें तो 1 फरवरी में, 1 महीना काउंट करें तो 1 मार्च में, 1 महीना काउंट करें तो 1 अप्रैल में, 1 महीना काउंट करें तो 1 मई। 1 महीना ये हो गया, 1 महीना ये हो गया, 1 महीना ये हो गया, 1 महीना ये हो गया। तो 1 मई डेट आ गई। उस 1 मई में क्या ऐड कर दिए जाएंगे? 3 डेज। तो ये क्या आ जाएगी? 1 तारीख के बाद 2, 3, 4, 4 मई को इसकी क्या डेट बन जाएगी? डेट ऑफ मैच्योरिटी। काउंट करें। कई बार सुनने में जनवरी से मई में लगता है 5 महीने आ गए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 दिन नहीं बेटा, 5 दिन नहीं है, 5 महीना नहीं है। 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 महीना हुआ, 1 फरवरी से 1 मार्च 2 मंथ्स हो गए, 1 मार्च से 1 अप्रैल 3 महीने हो गए, 1 अप्रैल से 1 मई 4 महीने हो गए। इस 1 मई के बाद हमने 3 दिन जोड़ दिए। 3 दिन जोड़ने के बाद जो डेट आई दैट इज 4 मई को इस बिल की ड्यू डेट है कि बायर ने इस दिन ये पैसे देने हैं। क्या सर 1 मई कौन सी डेट है? काम आएगी? नहीं बच्चों, 1 मई किसी काम नहीं आएगी। आपको 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करने हैं और उसके बाद जो डेट आएगी वो डेट ऑफ मैच्योरिटी निकलेगी। उस दिन वो बिल मैच्योर होगा। सब बच्चे नोट कर लें। बच्चों मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई आप में से इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा, बट आपने नहीं पूछा। आप ध्यान दीजिए, 1 जनवरी से 1 फरवरी में कितना टाइम होता है? 1 महीना होता है? नहीं, ये 1 महीना 1 दिन होता है। आप सोचिए बच्चों, आपका न्यू ईयर किस दिन शुरू होता है? 1 जनवरी को आपका न्यू ईयर स्टार्ट होता है। आपका ईयर एंड किस दिन होता है? ईयर एंड 31 दिसंबर पे होता है, ना कि 1 जनवरी को होता है ईयर एंड।
यानी कि साल शुरू 1 जनवरी को होता है, तो 1 जनवरी को ईयर एंड नहीं होता बेटा, एक दिन पहले ईयर एंड होता है। आप सोचिए 1 जनवरी को अगर महीना शुरू हो रहा है, तो महीना एंड 1 फरवरी से एक दिन पहले होना चाहिए था, 31 जनवरी को। 31 जनवरी को नहीं दिया जा रहा, 1 फरवरी बोल रहा हूं। क्यों? इसलिए बेटा, इसका रीजन है, ये एक महीना एक दिन है नहीं। इसमें सोचिए जरा कानून क्या है। एज पर लॉ डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, लिख देता हूं, एज पर लॉ कानून कहता है ऐसा, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को इग्नोर करा जाएगा, नहीं काउंट करा जाएगा, नॉट टू काउंट, बट डेट ऑफ या ड्यू डेट या डेट ऑफ मैच्योरिटी को कंसीडर करा जाएगा, काउंट करा जाएगा। समझने वाली बात क्या है, 1 जनवरी से महीना शुरू नहीं हो रहा, 2 जनवरी से महीना शुरू हो रहा है। 2 जनवरी क्यों? 1 जनवरी को इग्नोर करना है। 2 जनवरी से 1 फरवरी एक महीना हुआ, 2 फरवरी से 1 मार्च एक महीना हुआ, फिर 2 मार्च से 1 अप्रैल एक महीना हुआ, फिर 2 अप्रैल से 1 मई एक महीना हुआ। दिस इज द ट्रांजैक्शन। दिखने में कुछ और है और इसका मीनिंग है 1 तारीख को कंसीडर नहीं करा जाता, फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ यानी कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रही है उसको कंसीडर नहीं करा जा रहा। मेरे एग्जांपल में 2 जनवरी से मंथ्स काउंट करने हैं। 2 जनवरी से 1 फरवरी एक महीना हो गया, 2 फरवरी से 1 मार्च एक महीना हो गया, 2 मार्च से 1 अप्रैल एक महीना हो गया, 2 अप्रैल से 1 मई एक महीना हो गया। टोटल 4 महीने हो गए। तो 1 मई में 3 दिन जोड़े जा रहे हैं, तो 4 मई डेज ऑफ ग्रेस जोड़ने के बाद आ रही है। तो क्या नटशेल में कंसेप्ट निकला, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को इग्नोर करा जाएगा, डेट ऑफ मैच्योरिटी को कंसीडर करा जाएगा। नोट कर लीजिए बच्चों। मानिए बच्चों, मैंने एक बिल बनाया, एग्जाम्पल नंबर 1। पिछला एग्जाम्पल हो चुका, अब एक नया एग्जाम्पल बना रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए ड्रॉ अ बिल ऑन बी फॉर 1 month on 5th January 2020। तो बेटा डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगी? सर 5th फरवरी से 5th जनवरी से 5th फरवरी एक महीना हो गया, 5th फरवरी 2020। एक्चुअली में तो क्या हुआ, 6th जनवरी से 5th फरवरी एक महीना होता है। काउंट जैसे मर्जी कर लो, या तो सेम डेट काउंट कर लो या अगला दिन लेकर के पिछले दिन पे चले जाओ, नेक्स्ट महीने के। तो 5th फरवरी आ गई, उसमें 3 डेज जोड़ देंगे तो क्या आएगी, 8th फरवरी 2020 इज द डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो सर ये क्या 2 डेज डेट ऑफ मैच्योरिटी होती है? बेटा लिख देते हैं, बट ये नहीं होती, ये ही डेट ऑफ मैच्योरिटी कहलाती है। अच्छा सर, ये तो पिछला एग्जाम्पल था जो आपने समझाया, इस एग्जाम्पल को चेंज करते जरा सा। एग्जाम्पल नंबर 2, ए ड्रॉ अ बिल ऑन बी फॉर 30 डेज। ए ने बी के ऊपर 30 डेज के लिए बिल बनाया। तो ध्यान दीजिए कैसे बिल बनेगा। ऑन 5th जनवरी 2020 कोई बनाया मान लेते हैं, तो क्या 5th जनवरी 20 को काउंट करेंगे? नहीं करना, नॉट काउंटेड, नहीं काउंट करना। 6th जनवरी ऑनवर्ड्स टिल 31st जनवरी कितने दिन हो गए? 6 7, मतलब 31 दिन का जनवरी का मंथ होता है। 31 में से 5 गए तो 26 डेज हो गए बेटा। फिर फरवरी महीना शुरू हुआ, हमें कितने दिन चाहिए 30 डेज में? 4 डेज चाहिए। तो 1 फरवरी से 4 फरवरी में हमारे 4 दिन हो गए, तो 30 डेज कवर हो गए। यस सर, 30 डेज कवर हो गए। तो डेट क्या निकल के आई? 4 फरवरी। अब इस 4 फरवरी में क्या ऐड होगा? 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड होंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 7th फरवरी 2020। तो ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि आपको अगर एक महीना लिखा है तो आपने नहीं देखना कि महीना 30 डेज का है या 31 डेज का है या 28 डेज का है। अगर मंथ की कैलकुलेशंस लिखी हैं तो इग्नोर मंथ इज ऑफ
31 या 30 या 28 डेज आपने नहीं देखना, बट अगर 30 डेज लिखा है तो स्पेसिफिक काउंट करना है ऑफ डेज का। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है इसी टॉपिक में से, ये बात समझा रहा हूं एमसीक्यू में, कि इस केस में डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगी, इस केस में डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगी। सब बच्चे नोट कर लेंगे। बच्चों मैंने आपको सिखाया डेज ऑफ ग्रेस, कितने डेज, 3 डेज हमेशा ऐड करनी है डेट ऑफ मैच्योरिटी में। यानी कि आपने डेट ऑफ मैच्योरिटी अगर निकालनी है तो जो ओरिजिनल ड्यू डेट आती है उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करने होते हैं, है ना। क्या सर ये हमेशा करने हैं? यस, ऑलवेज ऐड 3 डेज ऑफ ग्रेस। बट 2 ऐसे स्पेसिफिक केसेस हैं जब आपको डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं करने। इफ बिल इज पेबल ऑन डिमांड, बिल इज पेबल ऑन डिमांड, या लिखाओ इफ बिल इज पेबल एट साइट, व्हेन बिल इज पेबल एट साइट। अगर क्वेश्चन में लिखा हो जाए कि बिल इज पेबल ऑन डिमांड या लिखा हो बिल इज पेबल एट साइट, देन नो डेज ऑफ ग्रेस शैल बी एडेड। इन 2 सिचुएशंस में डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं करे जाएंगे बच्चों। क्या होता है सर बिल पेबल ऑन डिमांड? बेटा मैंने आपको माल बेचा, मैंने आपके ऊपर बिल बना दिया, आपने एक्सेप्ट भी कर दिया, बट मैंने उसमें एक बात लिख दी, मैंने उसमें आपको एक कंडीशन रख दी कि जिस दिन मैं पैसे मांगूंगा उस दिन आपको देने हैं। आप अपनी मर्जी से मुझे पैसे नहीं दे सकते। आप कहो कि आज मेरे पास पैसे हैं, क्या आप आज मैं आपको पैसे देने आ जाऊं ना, आपकी मर्जी से मैं पैसे नहीं लूंगा, मेरी मर्जी से मैं पैसे लूंगा। उसको बोलते हैं पेबल ऑन डिमांड, की जब मैं डिमांड करूंगा तब बायर पैसे देगा। दिस इज कॉल्ड एज पेबल ऑन डिमांड। इस केस में इंस्टेंटेनियस पेमेंट देनी होती है सामने वाले बायर को, दिस इज कॉल्ड एज पेमेंट ऑन डिमांड। या मैंने कहा कि मैंने उसको कहा कि मुझे लंदन में उस दिन फला फला जगह पे पैसे चाहिए, पेबल एट साइट। मैंने उसको कहा सिंगापुर में पैसे चाहिए, मैंने उसको कहा ऑस्ट्रेलिया में पैसे चाहिए मुझे। when the payment is to be made at a particular site, this is called as payment at site. When I'm giving instructions to the buyer, to the drawee, to the acceptor, then you need to pay the payment of the bill on demand or at site, it is called as bill payable on demand, bill payable at site. इस केस में उसे 3 दिन का रिलैक्सेशन पीरियड नहीं मिलेगा। नो बिल no days of grace shall be added in these 2 specific situations. अगली बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है। अब मानिए बच्चों एक प्रॉब्लम आ जाती है, आपने ड्यू डेट में 3 डेज ऑफ ग्रेस निकाल ली, डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर दिए और डेट ऑफ मैच्योरिटी निकाल ली। अब ये डेट ऑफ मैच्योरिटी मान लीजिए 2 अक्टूबर या 15 अगस्त या 26 जनवरी है। आपको पता है कैसे दिन है, ये नेशनल गैजेटेड हॉलीडेज होते हैं बच्चों। ये पता है ये छुट्टी के दिन है, ये होली दिवाली वाली छुट्टी नहीं है, ये नेशनल छुट्टी है। इस दिन किसी वर्कर से आप काम नहीं करा सकते। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, इस दिन आप चाहते हुए भी काम नहीं करा सकते, मर्जी से काम करा लो, इच्छा से तो कर लेगा वो। तो नेशनल गैजेटेड हॉलीडे, इन केस में अगर डेज ऑफ मैच्योरिटी ये पर्टिकुलर डे आ जाता है तो आपको प्रीसीडिंग बिजनेस डे पे डेट ऑफ मैच्योरिटी माननी पड़ेगी। यानी कि 2 अक्टूबर आती है तो 1 अक्टूबर,
15 अगस्त आती है तो 14 अगस्त, 26 जनवरी आती है तो 25 जनवरी को बिल की पेमेंट करी जाएगी। ठीक है बेटा, एक पिछले दिन चले जाएंगे प्रीसीडिंग बिजनेस डे। बट अगर कोई अनफोर्सीन हॉलिडे आ जाता है जो हमें पता ही नहीं था, कोई इमरजेंसी हॉलिडे आ जाता है, मान लीजिए अभी हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में करा 7 फरवरी 2020 को बिल की ड्यू डेट आई। अब 7 फरवरी को पता चला कि कोई इमरजेंसी हॉलिडे थी, गवर्नमेंट की कोई छुट्टी इमरजेंसी में आ गई, पहले नहीं पता था कि हमें छुट्टी, नॉन हॉलिडे नहीं था, इनको कहते हैं नॉन हॉलिडे। अगर कोई नॉन हॉलिडे होगा तो हम पिछले दिन आएंगे, कोई अनफोर्सिन या अननोन हॉलिडे आएगा तो हम नेक्स्ट बिजनेस डे पे चले जाएंगे। दैट इज डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या बन जाएगी, 8 फरवरी बन जाएगी। सब बच्चे नोट करें, प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग या नेक्स्ट डे का कंसेप्ट है। अगर गेजेटेड हॉलिडे पहले से पता है, इमरजेंसी नहीं थी, नॉन हॉलिडे था, तो वो पिछले दिन जाएंगे। अनफोर्सिन इमरजेंसी में कोई अवकाश आ गया, गवर्नमेंट ने कोई छुट्टी डिक्लेयर कर दी, तो नेक्स्ट बिजनेस डे पे चले जाएंगे।